नमस्कार सभी को, मैं राकेश नागर एक बार फिर से सभी का वेलकम करता हूं, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएटी एजी 123 ग्रुप के बारे में, जो हम लोग पीवाईक्यू के बारे में बात कर रहे थे, है ना। जिसमें हम लोग आज पेपर देखने वाले हैं 15/10/2022 वाला, जिसमें सेकंड शिफ्ट में जो केमिस्ट्री पूछी गई थी उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है 105 पे अपना क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का 105 पर, फर्टिलाइजर 1 रेफर्स टू, है ना। इसका क्या मतलब होने वाला है देखेंगे ध्यान से ना। अपने को कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है ना। और फिर अपने को इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर 1 का मतलब ये होता है कि कभी कभी प्लांट में क्या होता है, ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है ना, तो जिससे प्लांट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है बिल्कुल फर्टिलाइजर 1 को समझाते हैं। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर और डैमेज ऑफ प्लांट, है ना, दोनों ही इसके लिए क्या होने वाले हैं, करेक्ट। मतलब बोथ ए एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एन फैक्टर, है ना, एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। देखो, व्हाट इज द एन फैक्टर एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2SO4। सबसे पहले K2SO4 दिया गया है। K2SO4 जब ब्रेक होगा तो 2K प्लस बनेगा और बोलो SO4 2 माइनस बनेगा, है ना। ये क्या होने वाला है, एक सॉल्ट मतलब लवण होगा। सॉल्ट मतलब क्या होगा, बोलो लवण होने वाला है। और लवण मतलब सॉल्ट एक केस में क्या होता है, टोटल केटाइन चार्ज देख लो या फिर टोटल एनाइन चार्ज देख लो, तो बोलो टोटल केटाइन चार्ज कितना हो रहा है 2 या टोटल एनाइन चार्ज कितना हो रहा है 2। मतलब वैलेंसी फैक्टर जो है या एन फैक्टर जो है वो इसका कितना होने वाला है 2, है ना। फिर बोलो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में बोलो वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है, तो सारे एटम के मास दिए गए हैं, जब सोल्व करेंगे, है ना, तो कैसे अपन ने मॉलिक्यूलर मास निकाला था बताओ, देखिए एक बार बता देता हूँ, है ना। 2K, है ना, तो 2 इंटू के प्लस बोलो सल्फर प्लस बोलो 4 इंटू बोलो ऑक्सीजन, है ना, तो 2 इंटू बोलो 39 हो जाएगा पोटेशियम का मास। फिर बोलो 32 हो जाएगा, फिर बोलो 4 इंटू बोलो 16 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, बोलो कितना आने वाला है 174, है ना। तो बोलो मॉलिक्यूलर मास कितना है 174 डिवाइड में बोलो 2, तो कितना आएगा बोलो 87। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो ये 2, है ना, ये 2 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी था, दोनों में से कोई एक होना था, ये तो खत्म ही हो गए थे। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड, है ना। एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड, देखो नाइदर बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो दोनों जो है, ये दोनों के अंदर जो है डिफ्लेक्ट नहीं होती, पहली बात तो, है ना। दोनों के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होती है। एक्सरे जो है बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और बिल्कुल ये क्या होने वाली है, न्यूट्रल होने वाली है। तो ये दोनों के अंदर जो है बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होती, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी ना ही मैग्नेटिक फील्ड में होगी। ठीक है, मतलब आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा, बोलो ए, है ना। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक सोल्ट एक्स, है ना, सोल्ट एक्स दिया है ना, सोल्ट एक्स दिया है, देखो जिसको वाटर में डिसोल्व किया गया है ना, जिसका पीएच अपने को दिया है, बोलो वाटर का पीएच कितना होता है 7, है ना। फिर देखो व्हेन द सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड द सॉल्यूशन बिकम्स एल्केलाइन, है ना। बोलो यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन बना, यहाँ क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कैसा हो गया, अल्केलाइन। अल्केलाइन का मतलब क्या होता है, बोलो बेसिक, और बेसिक मतलब पीएच क्या हो जाएगा, बोलो मोर देन 7, 7 से ज्यादा आएगा, है ना, 7 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, पीएच मतलब पीएच 7 से ज्यादा, और बेसिक नेचर का मतलब क्या होने वाला है, बोलो स्ट्रॉन्ग बेस होगा इसके अंदर, सॉल्ट के अंदर, बोलो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, क्योंकि हमको पता है कि जो ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नेचर आने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तभी उस सॉल्ट का नेचर कैसा आएगा, बेसिक नेचर आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। देखो 300 ml ऑफ 0.3 m सॉल्यूशन दिया है ना, इस डाइल्यूटेड एडिंग 300 ml ऑफ वाटर इन इट, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, डाइल्यूशन वाला केस, डाइल्यूशन के कुछ फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, देखो M1V1 इज इक्वल टू बोलो M2V2 लिखा था, है ना। फिर उसके बाद बोलो X1V1 इज इक्वल टू बोलो X2V2 परसेंटेज वाला केस था। फिर N1V1 बराबर बोलो N2V2 नॉर्मलिटी वाला केस था। ठीक है, अभी मोलरिटी वाला केस है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम कितना दिया है, बोलो 300। फिर बोलो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलो M2, देखो M2, अब M2 तो पूछा है, देखो M2 पूछा है। उसके बाद बोलो क्या बोल रहा है, 300 ml तक अपन ने क्या किया, जल को ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो 600। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो 600, है ना।
चलो अब सोल्व कर लो, M2 निकाल लो यार, है ना। M2 निकालेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू बोलो 300 डिवाइड बोलो 600। चलो कैंसिल आउट करो फटाफट से, कैंसिल आउट करो, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा बोलो, और ये कितना हो जाएगा 2, बोलो कितना आने वाला है 0.15। आंसर कितना आ जाएगा बोलो 0.15। आंसर क्या हो गया 0.15, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखें ध्यान से, है ना। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग प्यूरिटी ऑफ 80% बाय वेट, है ना। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या है, वही डेंसिटी, है ना, वही क्या होने वाली है, डेंसिटी होने वाली है। देखो ध्यान से, सबसे पहले कैलकुलेट नॉर्मेलिटी बोला है ना, तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होने वाला है वो जब अपने को मास परसेंटेज दिया जाए और डेंसिटी दी जाए, तो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था बोलो शॉर्टकट 10 इंटू बोलो परसेंटेज वैल्यू इंटू बोलो डेंसिटी लिखा था, और डिवाइड में बोलो क्या लिखा था, इक्विवेलेंट मास। डिवाइड में क्या लिखा था बोलो, इक्विवेलेंट मास लिखा था, ठीक है। तो बोलो नॉर्मलिटी, नॉर्मल था बोलो 10, बोलो 10 कितना होने वाला है, 10 तो अपने पास फॉर्मूले में दिया है। परसेंटेज वैल्यू बोलो कितना है 80%, डेंसिटी बोलो 1.56, ये सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। और फिर बोलो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बोलो H3PO4 हो जाएगा, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है बोलो, यदि इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो मोलिकुलर मास कितना होगा 98, और बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 32.6, है ना। बोलो ये हो गया 32 पॉइंट, बोलो कितना हो जाएगा 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो नॉर्मेलिटी जो अपने पास आने वाली है वो कितनी आएगी बोलो C। आंसर क्या आ जाएगा C आ जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन अपने को करना है, और बिल्कुल आंसर कितना आने वाला है C 38.2 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 38.2 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल NPK में से केवल एक ही कंपोनेंट हो, है ना, जिसमें केवल एक ही कंपोनेंट होगा, जिसमें केवल एक ही अवयव होगा, एक ही घटक होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। अमोनिया में बिल्कुल नाइट्रोजन होने वाला है, यूरिया में नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन, और फिर बोलो नाइट्रोजन। ज्यादा नाइट्रोजन किस में आ रहा है बोलो, इसमें आ रहा है, तो ज्यादा प्रायोरिटी अपन किसको दे देंगे, B को दे देंगे, है ना। बिल्कुल ये ज्यादा सही वाला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन सभी में आंसर नाइट्रोजन है, लेकिन ज्यादा सही किसको माना जाएगा, फिर B को माना जाएगा, है ना। ज्यादा सही किसको मानेंगे, B को, जिसमें ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बोलो अगला क्वेश्चन। देखो लॉग एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम इंटरेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, साइंटिस्ट का नाम पूछा है, एमिल फिशर के द्वारा जो है इसकी डिस्कवरी की गई है ना, बिल्कुल इसको प्रपोज किया गया है, लॉग एंड की जो मॉडल है एंजाइम का, ठीक है। बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो H3PO4 में 2m विलियन का मानक विचलन क्या होगा, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है नॉर्मलिटी, है ना, ये याद रखना है। नॉर्मलिटी बोलो मोलरिटी इंटू क्या होता है बोलो वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी कितनी दी है 2m, और वैलेंसी फैक्टर देखो H3PO4 का जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम वैलेंसी फैक्टर होता है, तो बोलो कितना होने वाला है 3, तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा 6। बोलो आंसर क्या हो जाएगा 6। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, है ना। क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट फॉर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, है ना। देखो AX दिया है, AX2 दिया है और AX3 दिया गया है। सबसे पहले तो इनकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर अपन देख लेते हैं, है ना। सोल्युबिलिटी निकाल लेंगे, देखो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। सबसे पहला सॉल्ट देखो ध्यान से ना, सबसे पहला सॉल्ट दिया है AX, है ना, AX दिया है, तो बोलो इसमें अपने को पता है शॉर्टकट 1:1 है केटाइन एनाइन का रेशियो, है ना। केटाइन एनाइन का रेशियो क्या है 1:1, तो बताओ KSP = क्या आने वाला है, KSP = बोलो 1 की पावर में 1 और फिर 1 की पावर में 1 इंटू बोलो S की पावर में 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 2। मतलब ये KSP = मेरे पास क्या आने वाला है, देखो क्या आने वाला है S², क्या आने वाला है S² आने वाला है, ठीक है। फिर देखो सेकंड नंबर AX2 के बारे में बात करेंगे, तो बोलो 1 क्या आएगा 2, तो बोलो KSP = क्या आने वाला है, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं बोलो 4S, है ना। क्या आएगा बोलो 4S³ आने वाला है। और यदि मैं बात करूं AX3 का, है ना, तो बोलो क्या आने वाला है 1 क्या है बोलो 3, तो बोलो 1 की पावर 1 और 3 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा KSP = क्या हो जाएगा बोलो 27 और S की पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब हर एक केस में मुझे क्या निकालना है, S निकालना है, जिसका S ज्यादा होगा वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यदि मैं सबसे पहला वाला केस लिखता हूं, ठीक है, तो मैंने यदि यहाँ S निकाला तो S कैसे निकाला जाएगा, KSP की पावर में क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर देखो दूसरा वाला केस देखो, है ना, फिर देखो दूसरा वाला केस KSP और डिवाइड में बोलो क्या आएगा 4 और फिर पावर में क्या आएगा 1/3, है ना। फिर देखो S, फिर KSP, फिर डिवाइड में बोलो कितना आएगा 27 और फिर बोलो 1/4, ठीक है। अब देखो
जब वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ देंगे केएसपी की वैल्यू बताओ सबसे पहले। केएसपी की वैल्यू क्या आने वाली है, तो बोलो केएसपी कितना दिया है 4 इंटू 10 की पावर बोलो -5 की पावर में क्या आएगा बोलो 1/2। फिर यहां बताओ चलो केएसपी कितना दिया है, सेकंड नंबर पे केएसपी कितना दिया है ना, सेकंड नंबर पे केएसपी बताओ देखें कितना दिया है 3.2 इंटू बोलो 10 की पावर बोलो -14 की पावर में, अच्छा डिवाइड में कितना है 4, पावर में बोलो कितना आएगा 1/3। फिर यहां बताओ देखें ये बताओ कितना आने वाला है 2.7 इंटू बोलो 10 की पावर कितना आएगा बोलो -15 डिवाइड में बोलो क्या लिखेंगे 27 है ना, और पावर में बताओ पावर में कितना आएगा बताओ देखें 1/4। अब अपने को केवल पूरे कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा सोल्व नहीं करना है, अपने को छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू पहचानना है, ठीक है। अपने को पता है कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू किस तरीके से पहचान जाएगी, है ना, तो सोल्यूबिलिटी अपने को निकालना है। तो बोलो सबसे पहले जो है ये जो पावर में 1/2 1/3 1/4 इसको सोल्व करने का तरीका ऐसा देख लेते हैं कि इस पावर से ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है जो सबसे कट जाए, है ना, जो सबसे क्या हो जाए कट जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू, तो ऐसी वैल्यू देखो क्या होने वाली है 12, मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बोलो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ देखें यहां पहले वाले केस में कितना आने वाला है 4 इंटू बोलो 10 की पावर कितना आएगा -5 और पावर में कितना हो जाएगा बोलो 6। दूसरे वाले केस में बताओ देखें, दूसरे वाले केस में बताओ, है ना, दूसरे वाले केस में देखो 3.2 इंटू बोलो, है ना, 3.2 इंटू बोलो, अच्छा इसको मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर रहा हूं, देखो देखिए ध्यान से, है ना, थोड़ा सा मैं इसको यहीं कैंसिल आउट कर रहा हूं, है ना, ये देखो पॉइंट हटाया मैंने, है ना, पॉइंट हटाया नीचे कितना आ गया बोलो 10, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो बोलो ये 8 हो गया, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो बोलो 10 की पावर कितना हो जाएगा -15, 10 की पावर क्या हो जाएगा बोलो -15, है ना, ये ऊपर चला गया 10 की पावर -15 और बोलो ये कितना होगा 3 चौक 12, मतलब बोलो पावर में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर बोलो यहां बताओ देखें इसको भी कैंसिल आउट करो, नीचे कितना हो गया 10 ना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -16, 10 की पावर क्या हो जाएगा -16, 27 से 27 खत्म हो जाएगा, बोलो तो ये क्या हो गया बोलो 10 की पावर बताओ, 10 की पावर बताओ देखिए कितना लिखा 10 की पावर -16 और पावर में बोलो कितना आ जाएगा 1/, है ना, तो ये 4 तिया 12 मतलब पावर में कितना हो जाएगा बताओ तो क्या पावर में कितना हो जाएगा, है ना, पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से अपन ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, थोड़ा सिंपल फॉर्म में अपन आ गए, ठीक। अब बताओ देखें अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बोलो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर में 6 इंटू बोलो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर बोलो 5 छक 30, बोलो हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे, देखो 10 की पावर -30, ठीक है। फिर देखो 8 की घात कितना हो जाएगा 4, है ना, 8 की पावर 4, है ना, इंटू बोलो ये कितना हो जाएगा बोलो 10 की पावर बोलो -60, बोलो इसके बाद बोलो ये कितना हो जाएगा बोलो, है ना, ये कितना हो जाएगा बताओ देखें ये कितना होने वाला है 10 की पावर बोलो -48, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होने वाला है, ठीक। अब इसमें इस पावर से ही अपन जो है छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू पहचान सकते हैं ना, इसका ज्यादा इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। तो बताओ सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी होने वाली, नेगेटिव में वैल्यू छोटी है मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब ax सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, सबसे बड़ी वैल्यू आई मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा आई। उसके बाद देखो 48 और 60 में बोलो ये होने वाला है, तो बोलो ax 3 हो जाएगा और फिर बोलो ax 2 हो जाएगा, बोलो आंसर क्या हो जाएगा ax, है ना, फिर बोलो ax 3 और फिर बोलो ax 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इस तरह थोड़ा सा गणित लगा के अपने को इसको चेक करना है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ है थोड़ी सी इसमें, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अपन इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इन ग्रुप थर्ड, है ना, NH4Cl इज एडेड, है ना, ध्यान से देखो यदि मैं NH4OH लेता हूं, कॉमन आयन का क्वेश्चन है, टूटेगा तो बोलो NH4 प्लस में और बोलो OH माइनस में जाने वाला है, और जब इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बोलो जब इसको मिलाएंगे तो बोलो NH4 प्लस तो बनेगा ही, लेकिन साथ में OH साथ में क्या बनेगा बोलो, साथ में क्या बनेगा Cl माइनस, साथ में क्या बनेगा Cl माइनस, है ना। तो देखो जैसे मैं स्ट्रॉन्ग मिलाया तो अब रिएक्शन किधर जाएगी बोलो बैकवर्ड, है ना, रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड, इस कॉमन आयन के कारण जो है रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड, तो बोलो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। तो देखो ध्यान से आंसर क्या हो जाएगा B4 NH4OH टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, आंसर क्या होने वाला है B होने वाला है,
आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है, B4 है ना, मतलब NH4OH के पहले है ना, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन पूछा गया था ये ना, कॉमन आयंस का तो है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हटके है ना, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस इनहिबिटर ऑफ यूरिएज एंजाइम। बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, ये केमिकल जो है एन ब्यूटाइल थायोफॉस्फोराइल ट्राइएमाइड जो है, ये यूरिएज एंजाइम के सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, इनहिबिटर का काम करता है, फेमस है ये है ना, बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो है ना, N/10 50 दिया है HCl, फिर N/3 60 ml HNO3 दिया है, फिर H2SO4 दिया है, सबके सब एसिड दिए है ना, और फिर मिक्स करने के बाद अपने को नॉर्मेलिटी पूछिए, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगता है, तो हमको पता है N1V1 N2V2 और बोलो N3V3 डिवाइड में बोलो टोटल वॉल्यूम, बताओ डिवाइड में क्या कर दिया, टोटल वॉल्यूम कर दिया, बताओ N1 तो 1/10 कर देता हूं और बोलो साथ में 50, N2 बोलो 1/3 कर देता हूं साथ में 60, फिर बोलो 1/5 कर देता हूं साथ में 10 कर देता हूं है ना, और बोलो डिवाइड में 2.7 लीटर दिया है तो इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी ml में रखा है, तो बोलो कन्वर्ट करेंगे तो 2700 हो जाएगा है ना, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे होने वाला है। चलो अब बताओ, देखिए कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 0 खत्म है ना, ये आएगा 5, ये बोलो 20 हो जाएगा, बोलो ये हो गया 20, ये हो गया 2 है ना, ये बोलो 2 और डिवाइड में बोलो 2700, ये बोलो कितना हो रहा है 27 और ये बोलो 2700, ये खत्म हो जाएगा, बोलो 1/100 मतलब बोलो 0.01 है ना, बोलो कितना आएगा 0.01, आंसर क्या हो जाएगा बी। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन करे ऐसे और टेस्ट में भी कई बार अपन ने दिए थे। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप के। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो, देखिए कैलकुलेट पीओएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन। बताओ हाइड्रोनियम आयन दिया है, हाइड्रोनियम आयन मतलब बोलो H+ ही है या H3O+ होता है, कितना दिया है बताओ, देखिए 10⁻⁻11 दिया है, तो हमको पता है कि यदि H+ दिया है तो pH कितना हो जाएगा, pH सीधा शॉर्टकट हम लोग को पता है 11, तो pOH कितना हो जाएगा, pOH कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना होने वाला है pOH, क्योंकि हमको पता है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो pH + pOH है ना, pH + pOH बोलो कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो बोलो pH कितना आ गया 11, तो ये बताओ, देखिए 14, ये तो 14 फिक्स है, तो बोलो कितना आने वाला है 3 है ना, कितना आने वाला है बोलो 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, सीधा माइनस कर देंगे 14 में से इसको। ठीक है, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा 3, आंसर क्या हो गया 3, मतलब ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। फिर बात करो, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, चलो 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 10⁵ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ppm यूनिट विल बी, है ना। अच्छा ppm में बताना, चलो तो ppm का फॉर्मूला बताओ, ppm का फॉर्मूला बोलो मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 20 ग्राम है ना, मास ऑफ सोल्यूट मतलब क्या है, विलय का भार 20 ग्राम दिया है, और विलियन का भार कितना दिया है, विलियन का भार रखेंगे बोलो है ना, सॉल्यूशन का मास बताओ 10⁵ इंटू बोलो 10⁶ करते ही है ना, तो बोलो ये खत्म हो जाएगा, बताओ तो ये खत्म हो रहा है, बोलो कितना हो जाएगा, ppm कितना आएगा, बोलो ppm कितना आएगा 20, तो ये एक 0 ऊपर बचा है 200 हो जाएगा है ना, बोलो आंसर क्या हो गया बी, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, 2m ऑफ 5 लीटर दिया है, देखो है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2m ऑफ 5 लीटर NaOH सॉल्यूशन इज विद अनदर 1m है ना, 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द मोलरिटी है ना ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स किया है, मोलरिटी पूछा है, तो बोलो मिक्सिंग सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी का फॉर्मूला MR रिजल्टेंट लिखा था, बोलो M1V1 प्लस बोलो M2V2 है ना, और डिवाइड बोलो टोटल वॉल्यूम लिखा था, कुछ याद हो थोड़ा बहुत तो बोलो M1 सेम सब्सटेंस है, बोलो है ना, सेम सब्सटेंस है, तो 2 इंटू बोलो कितना हो जाएगा 5 है ना, फिर बोलो M2 कितना है, बोलो 1 इंटू बोलो 2.5 डिवाइड में बोलो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम बताओ देखिए है ना, 5 और है ना 5 और बोलो 2.5 कितना हो जाएगा 6 7 पॉइंट बोलो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो 5 हो जाएगा। अब बताओ देखिए ये कितना हो गया 10 है ना, और बोलो ये 2.5 डिवाइड में बोलो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये बोलो 12.5 है ना, और डिवाइड में बोलो 7.5 है ना, बोलो अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, देखो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा सी है ना, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 1.67 इसका आंसर आने वाला है। बहुत सिंपल टाइप का है ना, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनपीके फर्टिलाइजर। बिल्कुल ये फिजिकल ग्रेन्युलेशन जो है इससे जो है बिल्कुल एनपीके फर्टिलाइजर का कोई रूट नहीं होते हैं, है ना, कोई भी रूट नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग का। बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो है ना, द डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.18। देखो डेंसिटी अपने को दी है, बताओ यार डेंसिटी कितनी दी, 1.18 ग्राम पर सीसी दिया गया है। सीसी मतलब वही ml होता है ना। वो पूछा क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हमको बचपन से ही पता है, WB अपन में बोलो MB होता है ना। और फिर बोलो वॉल्यूम दिया है इन ml में दिया है, तो ऊपर क्या लगा देंगे, बोलो 1000 लगा देंगे, है ना। बोलो ये डेंसिटी से ही सब कुछ आने वाला है। बोलो मोलारिटी है ना, कितना है, मास कितना दिया, 1.18 हाँ। HCl का मोलिकुलर मास बोलो, है ना, तो क्लोरीन होता है 35.5, है ना, तो हाइड्रोजन भी साथ में जोड़ देंगे 36.5 हो जाएगा। तो बोलो 36.5 ना। वॉल्यूम पर सीसी मतलब पर ml, 1 ml दिया है, तो ऊपर क्या लगा देंगे, बोलो 1000 लगा देंगे। ऊपर क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। बस इसको सोल्व करना है, बिल्कुल वैल्यू अपन ने सही पुट करिए, है ना। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आंसर क्या आने वाला है, बोलो डब्रू, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डब्रू मतलब बिल्कुल डी होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है, डी। देखो ऑप्शन कितने पास में दिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सही करके देना है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सही करके देना है ना, बिल्कुल कैलकुलेशन अपने को आनी चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 32.33 हो जाएगा बिल्कुल, है ना। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो देखिए, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पीकेबी वैल्यू रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अच्छा हमको पता है कि बेसिक नेचर जो है, देखो बेसिक नेचर जो है या बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पीकेबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पीकेबी होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। यदि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, है ना, तो मुझे यदि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो पीकेबी कैसे चाहिए, कम। और सबसे कम पीकेबी बोलो किस में आ रहा है, डी में। सबसे कम पीकेबी किस में आ रहा है, डी में, है ना। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो देखिए, 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 200 ml सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ यार, नॉर्मेलिटी पूछिए तो बताओ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला WB कितना दिया है, 5 ग्राम, है ना। फिर बोलो, है ना, मोलिकुलर मास के इक्विवेलेंट मास, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी में क्या लिखा जाता है, इक्विवेलेंट मास लिखा जाता है। और यहाँ NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1। तो हमको ये बात पता है कि मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बोलो ये बिल्कुल 40 होने वाला है। फिर बताओ देखिए यहाँ पे, फिर बताओ यहाँ पर, हाँ, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, तो ऊपर क्या लगा देंगे, बोलो 1000 लगा देंगे। ऊपर क्या लगा देंगे, बोलो 1000 लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बताओ, है ना। ये 0 से 0 खत्म, है ना, 2 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो ये नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आया, 5 और ये बोलो 8, है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो बोलो आंसर कितना आने वाला है, आंसर कितना आने वाला है, बी, है ना, 0.625 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, 5/8, है ना, 5/8 मतलब 0.625 आ जाएगा, है ना। देखो अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हैं ना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नॉर्मेलिटी मोलारिटी ना सॉल्यूशन को मिक्स किया है ना, तो क्या क्या रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी आएगी, मोलारिटी आएगी, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर, है ना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, है ना। देखो कोरोजन के अंदर क्या होता है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन होता है ना। कैसे कि जिससे लोहा होता है ना, लोहे के ऊपर जंग लगता है तो हमको पता है ऑक्सीजन जुड़ता है और क्या बनता है, Fe2O3, है ना, Fe2O3 डॉट बोलो XH2। और बिल्कुल यही क्या होता है, रस्ट, है जिसको जंग बोलते हैं, है ना। और बिल्कुल देखो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और फिर देखो रेंसिडिटी के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। बिल्कुल रेंसिडिटी के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। फर्मेंटेशन ऑक्सीडेशन होने वाला है, दोनों के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बोथ एक है ना, 1 और बोलो सेकंड, है, दोनों आंसर आ जाएंगे, है, 1 और 2 दोनों आ जाएंगे ना। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हाईली यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो है वो बिल्कुल कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है, हेबर्स प्रोसेस, है ना। तो देखो हेबर्स प्रोसेस कहाँ दी है, हेबर्स बॉस प्रोसेस को बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल ये रिएक्शन देखी होगी कभी, है ना, N2+3H2, है ना। बोलो और क्या बनता है, 2NH3 बनता है ना। बिल्कुल 2H3 बनता है और आयरन यहाँ पे कैटालिस्ट होता है और एमओ जो है यहाँ पर प्रोमोटर होता है। बिल्कुल यही रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, है ना। देखो फेरिक क्लोराइड मतलब बोलो ApCl3 होने वाला है ना, ApCl3 होने वाला है, इज एसिडिक ड्यू टू, अच्छा हाइड्रोलाइसिस होता है इसका। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो Ap OH होल थ्राइस बनता है, वाटर में जब मिलाएंगे, और साथ में क्या बनता है, HCl, है ना। तो HCl क्या है, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कैसा है, बोलो वीक बेस है ना। ये कैसा है, वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का असर दिखता है, वही ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो हाइड्रोलाइसिस का आंसर आने वाला है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने पूरे PAT PYQ की जो है
पूरे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व करे हैं, ठीक है। फिर भी यदि इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद सभी को।